Hi friends, this is Dharmesh over here, the social science educator. Today, आज before starting the lecture, let me make you aware. मैं बता दूँ आपको कि exactly social science, history, geography, political science और economics total में बोर्ड के अंदर what are the question paper का पैटर्न क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड हाउ द क्वेश्चन फॉल. हम आज लेसन जो करेंगे दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया. स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया लेसन क्यों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन फॉर द मार्क्स गेनिंग. मार्क्स गेन करने के लिए इस लेसन का कितना महत्व है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. मोर ओवर, पहले मैं लेता हूँ आपके सबके साथ जो फर्स्ट पार्ट दैट इज द पेपर पैटर्न. 20 मार्क्स के 4 सेक्शन है हमारे पास, दैट कम्स टू 80 मार्क्स. 20 मार्क्स के 4 सेक्शन है. नेचुरली ज्योग्राफी 20 मार्क्स, हिस्ट्री 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स. अब ये 20 मार्क्स में मैं आज सिर्फ बात करूँ 80 मार्क्स की, तो अब हिस्ट्री के अंदर 80 मार्क्स, 20 मार्क्स के आपके आते हैं एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव्स बोल दूँ, दैट इज द मोस्ट बेस्ट वे. ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके 20 मार्क्स के. ये ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड किए जाते हैं इनटू 4, 5 to 6 कैटेगरीज में. एक तो होता है एमसीक्यूज, एक होता है फिलअप्स, एक होता है मैथ द कॉलम, एक होता है आंसर इन वन सेंटेंस और एक होता है रीजंस एंड असर्शन. ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम ट्रू और फॉल्स बोलते हैं. और ये रीजंस दिया होता है या असर्शन दिया होगा, आपको पूछा जाएगा कि वेदर द रीजन इज ट्रू या द असर्शन इज ट्रू. नेक्स्ट, इसके अलावा आपको एक और पार्ट आती है 2 मार्क का, दैट इज कॉल्ड एज पिक्चर कंपोजिशन या पिक्चर. एक इमेज दी जाएगी 4 टेक्स्ट में से किसी के लिए एक इमेज और उसके नीचे ऑप्शंस दिएंगे ए बी सी डी के वेदर विच ये इमेज क्या सिग्निफाई करता है, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इमेज है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. तो केस स्टडीज पढ़ना, सोर्सेज जो दिए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी, सब टेक्स्ट लेसन के अंदर ऐसे सोर्सेज दिए हैं. पर्टिकुलरली मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी, तो इसके अंदर हमें ये सोर्सेज करना है. अब ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास आता है 3 मार्क्स का 8 क्वेश्चन, 24 मार्क्स, 20 ऑब्जेक्टिव एंड 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, दैट कम्स टू 30. ये होगा हमारा 74 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ 80. 80 में से 74 मार्क्स क्लियर कट दिख रहे हैं हमें. ये ऑब्जेक्टिव हो गया 1 into 20. अब इसके अलावा हमारे पास 6 मार्क्स बच जाते हैं, वो है मैप. मैप फिलिंग, मैप में दो पार्ट आते हैं, लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाई. लोकेटिंग का मतलब है एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट प्लेस को लोकेट करना, और आइडेंटिफाई प्लेस ऑलरेडी दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लेस कौन सी. इस मैप के 6 मार्क्स में भी डिवाइड किया है, 2 मार्क्स हिस्ट्री एंड 4 मार्क्स ज्योग्राफी. 2 मार्क्स हिस्ट्री एंड 4 मार्क्स ज्योग्राफी. अब जो आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, वो जो लेसन है उसी लेसन में से, पूरी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में से, पूरे सिलेबस में से जस्ट 2 मार्क्स का जो मैथ वर्क आता है वो कम्प्लीटली इसी लेसन में से आते हैं, कोई दूसरे लेसन में से नहीं आता. तो मेक इट वेरी क्लियर कि आज के जो, और इसके अंदर भी हमारे पास पर्टिकुलरली 8 to 10 प्लेसेस है, 8 से 10 प्लेस ऐसी है जिसमें से ही ये मैप आएगा, बाकी किसमें से नहीं आएगा. तो मेक इट वेरी क्लियर कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्लेस कौन सी प्लेस इसमें कौन सी कितने प्लेस याद करेंगे तो 2 मार्क आएंगे. 8 से 10 प्लेसेस ही है जिसको हमें याद करना है और ये हमारा 2 मार्क कन्फर्म है. 2 मार्क इसमें से कन्फर्म है ये. नेक्स्ट हमारा 3 मार्क का एक क्वेश्चन आना ही आना है, या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का मैं मिनिमम पकड़ के चलूँ. 3 मार्क्स का तो मैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया. और 2 मार्क्स का एमसीक्यू की बात करूँ या हम ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, कम्स टू 7 to 8 मार्क्स. अराउंड 7 to 8 मार्क्स का हमारा इस लेसन में से आना है. 20 मार्क की हिस्ट्री में से 7 से 8 मार्क का हमारा ये टॉपिक है जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, 7 to 8 मार्क्स. तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज ये लेसन ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके हैं तुम्हारी जूनियर क्लासेज में, पर्टिकुलरली इन 8th स्टैंडर्ड. आपने वहाँ कभी नाम सुना था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बॉयकॉट करना या नॉन कॉपरेशन, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े वर्ड शायद आपके रिकॉल करेगी हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको लर्न करना, आई विल नॉट टेल कि लर्न करो, लर्न मत करो, इसको समझ लो एक बार. इसकी स्टोरी अगर एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक बार स्टोरी पता चल गई ना हमें, तो नेचुरली वी कैन इजीली राइट द आंसर.
और आंसर में एक और पॉइंट आता है, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा, कॉन्सेप्ट में मिसकॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे अंदर, कि बड़ा आंसर लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। प्लीज़ 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 प्लीज़, ये एकदम रॉन्ग नोशन है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ से आंसर स्टार्ट करूँ। टेक्स्ट बुक में तुम लोग इसी तरह से मार्क करते हो, ये आंसर नंबर 1 हो गया, ये आंसर नंबर 2 हो गया, इस तरह से मार्क करते। सॉरी, ये सबसे गलत तरीका है, मैं यूज़ करूँगा वर्ड गलत तरीका है, कि इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखने। आपको आंसर, क्योंकि कोई भी बोर्ड का एग्जामिनर होता है, कोई भी एग्जाम्पल मैं हूँ या कोई XYZ एग्जामिनर होता है, तो कभी भी आंसर नाप के नहीं देता, मार्क्स को लेंथ के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। तो आपका आंसर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिखे, टू द पॉइंट लिखे। उस 6 पॉइंट को कैसे लिखना, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सोशल साइंस एंड पर्टिकुलरली सोशल साइंस और इंग्लिश में ये बात करूँ, तो ये दोनों सीट में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। कैसे हाईलाइट करना, कौन सी पॉइंट को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना मतलब नॉट यूजिंग हाईलाइटर्स, पॉइंट को अंडरलाइन करना ताकि वो एग्जामिनर के दिमाग सीधा सामने आ जाए, हाईलाइट हुआ है, एट अ ग्लांस उसको मिल जाए, तो फटाफट उसको चेक करे एंड यू गेट द डिजर्व मार्क्स एंड डिजायर मार्क्स। बस तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस लेसन की मैं ब्रीफ आउट करता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे आज, टोटल 4 पार्ट है इस लेसन में। 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट आई विल कंप्लीट टुडे। हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट भी ना हो, क्योंकि लेसन की जो थीम है वो थोड़ी लंबी है, इसीलिए फर्स्ट पार्ट कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट में मूव करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेसन की स्टार्टिंग पेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, ये लेसन का हेडिंग। और लेसन की हेडिंग कंप्लीट करते ही हमारे पास नीचे कोई पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पैराग्राफ में हमें बताया कि इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया की सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। गाइस, एक बार रिमाइंड करवा दूँ कि आप अपनी पेंसिल और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठे, टेक्स्ट बुक का पेज ओपन करके साथ में लेके बैठे, क्योंकि ये जो वर्ड्स बोलूँगा या जो मैं सेंटेंस अंडरलाइन करने बोलूँगा आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट लाइन पे आएगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमारी यही है हमारा 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या इलस्ट्रेट द इंडियन कंडीशन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या इलुसिडेट द इंडियन सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यूरिंग 1914 to 1918। घुमा फिरा के हमें सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया याद रखना है। पॉइंट हमें याद रखने वाली बात है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं बता दूँ, इट वॉज 1914 to 1918। मैं इसी दौरान की बात कर रहा हूँ, इससे एक आध दो आगे पीछे, 1 साल आगे पीछे हो सकता है। दैट इज नॉट क्योंकि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जनवरी की 1 तारीख को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इन दैट सेंस ये हम एक फिगर लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते पहले एक छोटी एक कंट्री आई, फिर दूसरी कंट्री आई, कर करके पूरी कंट्री एक साथ 1914 में आ गई और 1918 तक ये समापन की तरफ चले गए। अब इस दौरान इंडिया की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, बस यही चीज़ हमें याद रखनी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बम, क्योंकि नेचुरली डिफेंस के लिए हम लोग को ज़्यादा एम्यूनेशन, आर्म्स, एम्यूनेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वॉर लोन ली गई, फाइनेंस बाय वॉर लोन। इसको फाइनेंस किया गया वॉर लोन के लिए, वॉर लोन लिया गया, वॉर लोन्स। अब वॉर लोन्स को मीट करने के लिए इसके इंटरेस्ट एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर को और बढ़ावा, फिर भी कम पड़ने लगा, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को और बढ़ावा करने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ हमारी इंडिया में जो थी वो बढ़ा दी, कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इनकम टैक्स, जो आज की तारीख में हम लोग इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स को बढ़ते हैं, इनकम टैक्स, तो आज की तारीख में अभी इशू हुआ है, वो है ब्रिटिश के टाइम से इशू हुआ है, तब इंट्रोड्यूस किया था, पहले नहीं था, तब इट वॉज इंट्रोड्यूस। दिस वॉज द मेन कंडीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, प्राइजेस ऑफ डे टू डे यूजेस की, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, हमारी जो जीविका है, उसके जो प्राइजेस है, नॉर्मल फूड ग्रेन के प्राइजेस डबल हो गए, प्राइजेस हमारी डबल हो गई हर चीज़ की। तो दीज आर द मेन इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया,
उसको मीट करने के लिए वॉर लोन को फाइनेंस बाय वॉर लोन लिया। वॉर लोन का इंटरेस्ट एंड बाकी फिर भी पूरा नहीं हो पाया तो हम लोग ने कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, प्राइजेस डबल किया। तो इंडिया की हालत वॉज टोटली कोलैप्स। पीपल ऑफ इंडिया, देखो इंडिया की नहीं बात करो, पीपल ऑफ इंडिया, इसमें जो सफरर, जो मेन पीड़ित लोग थे वो इंडियन पब्लिक थी। और इंडियन पब्लिक की हालत बहुत खराब थी। अब ये तो रहा इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से इंडिया को इतना बड़ा थप्पड़ पड़ रहा था आर्थिक रूप से। अब हो गया सामाजिक रूप से, सोशल। सामाजिक रूप से हम लोग ने क्या प्रॉब्लम उठा दी? सबसे पहला प्रॉब्लम आई गाँवों में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक कॉलम दिया है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, राइट हैंड साइड पे कॉलम में ब्रैकेट में लिखा है व्हाट इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स व्हाट, कि जबरदस्ती इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियंस को भरना चालू कर दिया। ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियंस को जबरदस्ती पुल करने लगे ताकि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी आर्मी ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए पोस्ट रिक्रूटमेंट गाँव में करने लगे। इसके लिए लोगों का गुस्सा तीसरे आसमान पे पहुंच गया था, दे वर टोटली एंग्री। नेक्स्ट, उसी टाइम पे 1917 और 1919 के बीच में और 1920 और 21 के बीच में क्रॉप फेल्ड हो गया, हार्वेस्ट खत्म, किसानों की हालत खराब। उसी टाइम पे एक एपिडेमिक स्प्रेड हो गया, एपिडेमिक महामारी स्प्रेड हो गया और उसके कारण अराउंड 12 to 13 मिलियंस ऑफ पीपल वर पेरिश। ना वर्ड लास्ट लाइन पे लिखा होगा पेरिश, पेरिश मतलब परलोक सिधार गए, राम राम सत्य, पेरिश हो गए। 12 to 13 मिलियंस की बात कर रहा हूँ, अराउंड 1920s की बात कर रहा हूँ, तब हमारे ये लोग पेरिश हुए थे बिकॉज ऑफ, फर्स्ट बिकॉज ऑफ फूड फेलियर मतलब क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक। ये सोशल कंडीशन थी इंडिया, आर्थिक रूप से तो खत्म हो ही चुके थे, सामाजिक रूप से भी हम खत्म हो रहे थे। तो दिस वाज द कंडीशन। ये फर्स्ट पैराग्राफ 3 मार्क का क्वेश्चन, एक अभी से ही नोट कर लो कि इसको हमें याद करके रखना है, रट्टा नहीं मारना, मैं बता रहा हूँ याद करके रखना, मेरा वर्डिंग्स को याद रखना, तो याद करके रखना, रट्टा नहीं मारना है हमें। आगे हम चलते हैं। नाउ ये दिस कंडीशन के बाद आगे हमारे पास व्हाट इज सत्याग्रह, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा सत्याग्रह। अब 1915 में महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत ही नॉवल टेक्निक इस्तेमाल की थी, दैट वाज मास एजिटेशन। मैं थोड़ा वर्ड को ट्विस्ट कर देता हूँ, नॉन वायलेंस मास एजिटेशन में बोल दूंगा। नॉन वायलेंस मास एजिटेशन मतलब मास मीन्स पब्लिक, पब्लिक का एजिटेशन टू गो अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाने के लिए, पर नॉन वायलेंस फॉर्म में, नॉन मतलब अहिंसक रूप से उन्होंने पब्लिक को इकट्ठा करके सत्याग्रह नाम दिया था। उस नॉवल टेक्निक का नाम था सत्याग्रह। बड़ा ही हिंदी का वर्ड है, सत्या मीन्स सत्य का, ग्रह मीन्स ग्रहण करना, सत्य को ग्रहण करना, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना। तो गांधी जी की ये नॉवल टेक्निक साउथ अफ्रीका में बहुत ही सक्सेसफुल थी। पर ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था क्या, एक्चुअली व्हाट वाज सत्याग्रह, ये क्वेश्चन आ गया। अगेन नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह या एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये क्वेश्चन था कि इसका आंसर है कि सत्याग्रह मीन्स, सपोज इफ यू आर ट्रू, अगर तुम सच्चे हो और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, देन फिजिकल वायलेंस करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर ट्रू एंड इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो कोई फिजिकल वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऑपरेशन मतलब तुम्हें जो तकलीफ दे रहा है उसकी अंतरात्मा को, कॉन्साइंसिस को बोलो, पहुँचो, उसके कॉन्साइंसिस तक पहुँचो, अंतरात्मा तक पहुँचो और उसको सच का बताओ कि दिस इज द फैक्ट। उसके लिए तुम्हें कोई भी वायलेंस फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये हो सकता है कि स्लो है, अहिंसा का मार्ग थोड़ा स्लो है, पर ये श्योरली इट विल ट्रम्प। इट इज ऑलवेज सेड कि ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, इसका मतलब है सत्यमेव जयते। तो इसलिए गांधी जी का ये नारा था, इट वॉज सक्सेसफुल इन साउथ अफ्रीका बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में अभी तक गांधी जी ने इसको प्रैक्टिस नहीं किया था। गांधी जी ने, अभी मैं बता दूं, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया था। अब गांधी जी को प्रैक्टिस करना था, दिस पर्टिकुलर पॉइंट गांधी जी को प्रैक्टिस करना था, क्योंकि वो नॉवल टेक्निक बहुत ही अच्छी तरह से वेल वे से वहाँ चल रही थी, सक्सेसफुल मिला था। तो गांधी जी टूर किया पूरे इंडिया में 1916 में। 17 में उसको सबसे पहला मौका मिला बिहार के अंदर चंपारण करके जगह है, ये नेटवर्क के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो गई बिहार के लिए। बिहार में चंपारण करके जगह है,
जहाँ इंडिगो प्लांटेशन मजबूर, मतलब किसानों को मजबूर किया जाता था कि इंडिगो प्लांटेशन करो। इंडिगो मतलब नील, नील का प्लांटेशन करो, क्योंकि वो नील की रिक्वायरमेंट लंदन में थी, मतलब ब्रिटिश को उसकी रिक्वायरमेंट थी उनको कपड़े को डाई करने के लिए। तो नील का प्लांटेशन कंपलसरी किया था, तो गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। 1917 में ही गांधी जी ने एक सत्याग्रह और किया खेड़ा में, गुजरात। ये भी अगर इम्पोर्टेंट है, खेड़ा इन गुजरात। यहाँ इन्होंने सत्याग्रह फार्मर्स के लिए, यहाँ भी फार्मर्स के लिए था, यहाँ भी फार्मर्स के लिए था, पर दोनों की डिमांड अलग अलग थी। यहाँ फार्मर्स के लिए किया कि फार्मर्स को टैक्स रिलैक्सेशन किया था, रेवेन्यू रिलैक्सेशन टैक्स, क्योंकि उनके क्रॉप फेल हो चुके थे। तो गांधी जी मतलब फार्मर्स वांटेड कि वो टैक्स थोड़ा रिलैक्स हो जाए, टैक्स का रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि वो बाद में पे कर लेंगे इन शॉर्ट। तो गांधी जी ने जब ब्रिटिश नहीं माने तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह भी सक्सेसफुल। 1918 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए। गाइस, अहमदाबाद के मिल वर्कर्स अगेन गांधी जी अहमदाबाद में किया, अगेन वो भी गुजरात में है। और ये मिल वर्कर्स के लिए किया, मिल वर्कर्स के लिए इसीलिए किया बिकॉज मिल वर्कर्स को वेजिस, अपना भत्ता मतलब पगार, मंथली वेजिस वे नॉट पेड टाइमली, बोनस वगैरह नहीं मिलता था, इसलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया एंड दिस सत्याग्रह वाज आल्सो सक्सेसफुल। पॉइंट टू बी नोटेड, गांधी जी केम टू इंडिया। पहली ओवर, क्रिकेट की भाषा में बात करो तो पहली ओवर, पहली 3 बॉल में 3 विकेट। पहला सत्याग्रह सक्सेसफुल, दूसरा सत्याग्रह सक्सेसफुल, तीसरा सत्याग्रह सक्सेसफुल, हैट्रिक मार दिया। नाउ गांधी जी वाज क्वाइट अवेयर, उसको पता चल गया एंड ही वाज क्वाइट बिलीविंग दैट सत्याग्रह कैन वर्क आउट। इसी टाइम पे 1919, नेक्स्ट पैराग्राफ, 1919, इसी टाइम पे इंपीरियल ब्रिटिश काउंसिल, इंपीरियल अंडरलाइन करना, इंपीरियल ब्रिटिश काउंसिल ने एक एक्ट पास किया नोन एज रॉलवेट एक्ट। नाउ व्हाट वाज दिस एक्ट? ये हरिडली पास हुआ एक एक्ट था, रॉलवेट एक्ट। ये एक्ट पास किया और उसका मेन ये था कि कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो बंदी बना देंगे विदाउट ए ट्रायल फॉर 2 years, मतलब 2 साल तक जेल में बंद कर देंगे और उनकी कोई ट्रायल नहीं होगी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये एक बार पकड़ा गए तो जेल में बंद, 2 साल तक बैठे रहो। तो दिस वाज अ इनजस्ट एक्ट। तो गांधी जी ने बोला कि मैं सत्याग्रह करूंगा, वार्निंग दी कि 6 अप्रैल को अगर तुमने तब तक ये जो भी एक्ट है इसमें चेंजेस नहीं लाए, अमेंडमेंट नहीं किया, तो मैं हड़ताल से सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने हड़ताल स्टार्ट कर दी 6 अप्रैल को। उसी टाइम पे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया था। बिकॉज ऑफ दिस ओनली पीपल वर रोमिंग हियर एंड देयर, मास एजिटेशन हो रहा था, सत्याग्रह की बातें हो रही थी, तो पीपल वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसकी वजह से वहाँ मार्शल लॉ लागू हो गया। 13 अप्रैल की बात करूँगा, 13 अप्रैल, 6 अप्रैल में खत्म हो गया, स्टार्ट होकर 13 अप्रैल से आया हूँ। 13 अप्रैल से उसका एक कारण भी और है कि भाई पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, फिर लोग भड़क गए, इसीलिए फिर लोग भड़क गए तो मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करने का जो मेन वो पर्सन था वो जनरल डायर। जनरल डायर वॉज इंचार्ज ऑफ मार्शल लॉ। 13 अप्रैल के दिन की बात करूँ तो ये जलियांवाला बाग, द इनफेमस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, इनफेमस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ये 13 अप्रैल को लोग, बैसाखी थी, नॉर्मली बैसाखी का जब फेस्टिवल होता है तो पीपल, मेला वगैरह लगता है गाँव में, तो अमृतसर में हर साल जलियांवाला बाग में मेला लगता था प्रीवियसली, तो उस साल भी लगा था मेला। तो आसपास के लोगों, गांव के जो लोग थे, उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू हो गया, उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज मार्शल लॉ पहली बात तो वो वहाँ चले गए और कुछ लोग तो पॉलिटिकल मीटिंग के लिए चले गए, कुछ लोग ऐसे ही घूमने फिरने चले गए, कुछ मस्ती मजाक के लिए चले गए। तो दिस वॉज प्लेस वॉज इस तरह से कुछ प्लेस है जलियांवाला बाग, और ये प्लेस जो है चारों तरफ से वॉल है, एक ही तरफ से एंट्री एंड एग्जिट एक ही तरफ से है, एंट्री एंड एग्जिट एक ही तरफ से है। जनरल डायर, यहाँ पब्लिक ऑलरेडी बैठी थी, जनरल डायर केम फ्रॉम हियर, उसने अपनी ट्रूप्स को यहाँ लगा दिया और सीधी ओपन, विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी वार्निंग, सीधी ओपन फायर करवा दी और यहाँ लोग जो थे वो बुलेट से मर गए। कुछ लोग यहाँ घायल है, अभी भी है, नो डाउट वो शील्ड कंसील किया गया है, अभी भी है, उसमें जंप करके बचने की कोशिश की पर फिर भी वो पेरिश हो गए।
अभी भी वहाँ आज की तारीख में भी टुडे ऑल्सो वहाँ गन पॉइंट, गन जो मारी थी, गन की जो बुलेट्स के जो मार्क है वो अभी भी दीवारों पे लगे हुए हैं। अभी दिस इज अ गार्डन एंड अ टूरिस्ट प्लेस, हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस में ये वर्ड यूज करूँगा। तो दिस वॉज द वेरी मच इनह्यूमन एक्ट जनरल डायर ने किया। और उसने ये वापिस उसने वो अपने आप को बोला उसने कि मैंने ये इसलिए किया ताकि इंडियंस के अंदर ब्रिटिश के खौफ हो जाए, ब्रिटिश का खौफ हो जाए कि या ब्रिटिशर्स कैन डू एनीथिंग, एंड ब्रिटिशर्स ने उसको रिवॉर्ड भी किया। तो ये एक प्रोसीजर है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर एक पता है कि ब्रिटिशर ने उसको रिवॉर्ड किया था एंड रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ने सर की उपाधि दे दी थी। चलो ये कोई बात की बात है। पर जैसे ये हुआ और इतने अराउंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल जब बुलेट्स की वजह से मर गए, तब नॉर्थ इंडिया में जब ये बात फैल गई कि भाई इस तरह से लोगों को मारा गया जलियांवाला बाग में, तो लोग सटक गए, लोगों का दिमाग सटका। और नॉर्थ इंडिया, पंजाब की बात आप समझ सकते हो कि क्या हालत हुई होगी। लोग जो भी उनके हाथों में था लेके बरस पड़े ब्रिटिशर्स के ऊपर, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन जो भी थे उनको तोड़ फाड़ एंड मीन्स मॉब अटैक करना चालू कर दिया, हिंसा का रूप धारण कर लिया। उसी टाइम पे ब्रिटिश ने भी उसको रोकने के लिए हिंसा का रूप धारण कर लिया। उन्होंने पकड़ना चालू कर दिया और जो पकड़ा जाता था उसको नाक रगड़ के जमीन पे और सैल्यूट करने को बोलते थे। उस टाइम पे गुंजरवाल करके एक जगह है, आपके टेक्स्ट में लिखा है, प्लीज अंडरलाइन करना, जो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ बम्बार्डमेंट की ब्रिटिशर्स ने और मूवमेंट वायलेंट हो गई। वायलेंट मतलब हिंसक रूप धारण कर दिया। जैसे ही मूवमेंट ने हिंसक रूप धारण कर दिया, गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि व्हेनेवर कभी भी कोई भी मूवमेंट, गांधी जी की कोई भी मूवमेंट हो, आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ सो एंड सो मूवमेंट, सो एंड सो चाहे नॉन कॉपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस हो, क्यों कॉल ऑफ की, एक पॉइंट सीधा लिखना है, बिकॉज द मूवमेंट टर्न वायलेंट, क्योंकि मूवमेंट हिंसक रूप धारण कर लिया। जैसे ही हिंसक वायलेंट का नाम आता है, गांधी जी, वायलेंस का नाम आते ही गांधी जी मूव बैक। दिस वाज गांधी जी मूव कर लिए। अब तो मूवमेंट वाज कॉल ऑफ, इनिशियली ये कॉल ऑफ हो गई। अब मूवमेंट कॉल ऑफ करने के बाद मतलब मूवमेंट गांधी जी ने हिंसक रूप धारण कर लिया और उसने मूवमेंट को बीच में ही स्टॉप कर दी। अब फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं, लोगों को समझाना चाहिए क्यों, क्या क्या है, क्या एग्जैक्टली मूवमेंट है, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ ऑफ इंडिया में एक्टिव थी, बाकी जगह पे एक्टिव नहीं थी। तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि वी हैव टू मेक अ ब्रॉडर मूवमेंट। ब्रिटिश को हिलाने के लिए ब्रॉडर मूवमेंट चाहिए था, पर गांधी जी को यह भी मालूम था कि अगर ब्रॉडर मूवमेंट चाहिए तो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइटेड होना पड़ेगा। जब तक हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड नहीं होंगे, कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं है। तो इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को एक सहारा ले लिया। खिलाफत मूवमेंट का एक सहारा ले लिया। ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन नाम नहीं दिया गया था पहले, इसके बाद नाम दिया गया है, पर फिर भी एक ट्यूनिंग वहीं से आती है। तो खिलाफत मूवमेंट का सहारा लिया। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स या इसी में पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्क, एक ओटोमन एम्पायर है था मतलब, तो वहाँ के राजा, वहाँ के जो मोनार्च, वहाँ के जो किंग, वो इस्लामिक मुस्लिम थे और इस्लामिक राजा, और वो धर्म गुरु थे, उनके स्पिरिचुअल हेड। जैसे क्रिश्चियन लोग का पोप होता है, उसी तरह से इस्लामिक के धर्म गुरु थे जिनको खलीफा बोलते थे। ये खलीफा वो हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और एक र्यूमर स्प्रेड हो गई। र्यूमर का मतलब एक अफवाह, मनगढ़ंत कहानी स्प्रेड हो गई कि उस पर ब्रिटिशर्स बहुत सारे अत्याचार करने वाले, ह्यूमैनिटी की ट्रीटीज डालने वाले, इनह्यूमन एक्ट करने वाले, ये अफवाह फैली थी, एक र्यूमर स्प्रेड हो गया। जैसे ही र्यूमर स्प्रेड हुआ, इंडिया के अंदर मुंबई में, बॉम्बे में शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। वो दोनों भाई ने खिलाफत कमेटी फॉर्म की टू फाइंड टेम्पोरियल पावर को ब्लॉक करने के लिए, टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी saw this as an opportunity to unite हिंदू एंड मुस्लिम। तो उसने खिलाफत मतलब शौकत अली, मोहम्मद अली को मिला
और उसने सारी अपनी आइडियाज बताई कि उस किस तरह से वो मूवमेंट करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट, उनको बोला कि हम भी तुम्हारी मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, एंड देन जॉइन टुगेदर एंड स्टार्ट द मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉन कॉपरेशन ही क्यों? नॉन कॉपरेशन ही क्यों? बिकॉज गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज, अंडरलाइन कर लेना, मिल गया होगा आपको, 1907 में हिंद स्वराज एक बुक थी गांधी जी के। उस बुक के अंदर लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में है, सक्सेसफुली है, उसका राज है कि इंडियंस आर सपोर्टिंग देम, कॉपरेटिंग देम। अगर इंडियंस कॉपरेट करने का छोड़ देंगे तो ब्रिटिश विल रन अवे। तो यही कारण की वजह से उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सहारा लिया एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा। गाइस, अभी तक ये खाली हिंट है, आगे मैं बताते जाऊंगा, पर आज आपको सिर्फ एंड सिर्फ गो थ्रू करना है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन अराइवल ऑफ गांधी जी, सत्याग्रह क्या चीज है, तीन मूवमेंट 17 की 18 की जो तीन मूवमेंट है, दैट इज चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, फिर रॉलवेट एक्ट का इम्पैक्ट ऑन खिलाफत मूवमेंट। दिस इज द ओनली पॉइंट विच यू हैव टू डू फॉर द डे। इसको गो थ्रू करना, इफ एनी डाउट इज देयर डिस्कस टुमारो। थैंक यू वेरी मच।